नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विज्ञान के अंतर्गत पाठ 5 जीवन कोशिका की मौलिक इकाई के बारे में बात कर रहे थे। 11 सवाल देख चुके हैं। आगे हम चलते हैं 12वें सवाल की तरफ। आज का हमारा सवाल है 12वां सवाल, कोशिका भित्ति की टिप्पणी। तो पाठ में आप देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को कोशिका भित्ति की टिप्पणी दिखाई देगी। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कोशिका भित्ति आप लोगों को मिलेगा, उसकी चर्चा करते हैं। कोशिका भित्ति किसे कहते हैं? तो पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज क्या है? तो एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। ये सेल्यूलोज का कार्य है। ये टिप्पणी आगे चलाते हैं। यह एक पैराग्राफ छोड़ के देखेंगे। उस पैराग्राफ में एक और नया सवाल है। तो कोशिका भित्ति में आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोशिका भित्ति पौधों, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। यह कोशिका भित्ति का कार्य है। ऐसे माध्यम से कोशिका परासरण विधि द्वारा पानी लेती है और कोशिका फूल जाती है और कोशिका भित्ति के ऊपर दबाव डालती है। कोशिका भित्ति भी फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती हैं। कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिकाएं परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती हैं। यह सब कोशिका भित्ति के कार्य हैं। एक और सवाल हमारा इसके नीचे था, 13 नंबर का सवाल, उसकी बात करते हैं। 13 नंबर का हमारा सवाल है, जीव द्रव्य संकुचन किसे कहते हैं? कोशिका भित्ति की जो हमने टिप्पणी देखी उसके बीच में यहाँ पर ठीक हमारे पास जीव द्रव्य कुंचन के बारे में लिखा है कि जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। तो इस घटना को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नई टिप्पणी है, केंद्रक। केंद्रक की बात करेंगे। यहाँ पर हमारे पास केंद्रक के बारे में लिखा है, केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा पाता है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रक में क्रोमोसोम की बात। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं क्रोमोसोम? तो डीएनए तथा प्रोटीन के। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन के सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जो कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती उसमें यह डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में यह डीएनए विद्यमान रहता है। क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह रचनाओं के एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है।
यहाँ तक हमारे पास केंद्रक की टिप्पणी है। आगे के सवाल की ओर चलते हैं। केंद्रक के आधार पर सजीव कोशिका के प्रकार। केंद्रक के आधार पर दो प्रकार हैं। कोशिका के दो प्रकार देखेंगे। यहाँ पर आपको दो शब्द मिलेंगे, यूकैरियोट और दूसरा है प्रोकैरियोट। ये दो प्रकार हैं, इसकी बात करते हैं। तो बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होते हैं। ऐसे क्षेत्र को केंद्रक काय कहते हैं। ऐसे जीवधारी जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें प्रोकैरियोट कहा जाता है, और जिन जीवों की कोशिका में केंद्रक झिल्ली होती हैं उन्हें यूकैरियोट कहा जाता है। उन दोनों प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में क्या अंतर है उसकी भी चर्चा की गई है। देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और भी अन्य अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होते। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अन्य द्रव्य अंगक नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंगक होते हैं। ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव्य के असंगठित भागों द्वारा ही किए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। यह इन दोनों के बीच में अंतर भी हो गया। आगे के सवाल की ओर चलते हैं। कोशिका द्रव्य टिप्पणी। कोशिका द्रव्य की बात करते हैं। कोशिका द्रव्य हमारे पास यहाँ पर अंत में दिया गया है। कोशिका द्रव्य की बात करेंगे, उसकी टिप्पणी बाजू के पैराग्राफ से शुरू होगी। यहाँ पर आप लोगों को कोशिका द्रव्य की बात की गई है। कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखा जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें कोशिक अंगक कहते हैं। प्रत्येक अंगक कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जो रचना होती है उसे जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रकीय झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। यहाँ तक हमारे पास कोशिका द्रव्य की चर्चा थी। आगे बढ़ते हैं नए सवाल की तरफ। नया सवाल हमारे पास है। कोशिका अंगक की जानकारी देनी है। कोशिका अंगक हमारे पास कौन कौन से हैं? तो अंतर्द्रवी जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सभी कोशिका अंगकों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। सवाल अब आ गया होगा, यहाँ पर देखते हैं सवाल को। सवाल अभी तक आया नहीं है। कोशिका अंगक की जानकारी वैसे मैंने दे दी है आप लोगों को, फिर से याद कर लेते हैं। कोशिका अंगक कौन से होते हैं? तो अंतर्द्रवी जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड। इसके सिवाय भी और भी अंगक होते हैं जिसके नाम यहाँ पर नहीं लिखे हैं, हम लोग आराम से बाद में लिखेंगे। अब आगे की टिप्पणी की ओर चलते हैं। अंतर्द्रवी जालिका टिप्पणी। अंतर्द्रवी जालिका। अंतर्द्रवी जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिका अथवा गोल आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती है।
अंतर्द्रव्यी जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के बराबर होती है, समरूप होती है। अंतर्द्रव्यी जालिका दो प्रकार की होती हैं। खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका, और जिसे हम RER कहेंगे, और चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका जिसे SER कहेंगे। तो ये खुरदरी जो अंतर्द्रव्यी जालिका हैं उसे सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि इसके ऊपर, इसकी सतह पर राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। यह खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका तैयार प्रोटीन को आवश्यकता के अनुसार अंतर्द्रव्यी जालिका ER अंतर्द्रव्यी जालिका के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है, प्रोटीन को भेज देना। उसके बाद चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका जो हैं वह वसा अथवा लिपिड के अणु को बनाने में सहायता करती है। यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं, झिल्ली जीवात जनन। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम एवं हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। कुछ विभिन्न कोशिकाओं में अंतर्द्रव्यी जालिका विभिन्न रूपों में दिखाई देती हैं, परंतु एक सदैव एक जालिका के तंत्र का तो निर्माण करती ही हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाल आए नहीं अभी तक यहाँ पर, कोई बात नहीं। इस प्रकार अंतर्द्रव्यी जालिका का एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्र के साथ मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करता है। नलिका के रूप में परिवहन के लिए कार्य करना, ये महत्व का कार्य है। अंतर्द्रव्यी जालिका कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्यी ढांचे का कार्य भी करती है। एक वर्ग के जंतुओं जिन्हें कशेरुकी भी कहते हैं, इनके यकृत की कोशिकाओं में SER यानी ये चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में भी महत्व की भूमिका निभाते हैं। आगे की नई टिप्पणी देखते हैं। गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण, यह भी टिप्पणी सवाल में शायद नहीं लिखा होगा, आप लोगों को लिखना है। तो कैमिलो गोल्गी नामक वैज्ञानिक ने इसका वर्णन किया था। गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती हैं, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क ER झिल्लियों यानी अंतर्द्रव्यी जालिका की झिल्लियों से होता है और इसीलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र दूसरे भाग को बनाती हैं। गोल्जी उपकरण में हम आगे चलते हैं। इस वैज्ञानिक की बात करनी थी। कैमिलो गोल्जी नामक जो वैज्ञानिक है, इसके बारे में आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। कैमिलो गोल्जी जिसने इस अंगिका की खोज की थी। चलते हैं आगे। अंतर्द्रव्यी जालिका में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं, पैकिंग किया जाता है और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इस कार्य में शामिल है पुटिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना। कुछ परिस्थिति में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। यह दूसरा कार्य। पहला कार्य पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और बंद करना। दूसरा कार्य है
सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर में रूपांतरण करना। और अंतिम कार्य है लाइसोसोम का निर्माण करना। लाइसोसोम भी बनाया जाता है गोल्जी उपकरण के द्वारा। आगे बढ़ते हैं लाइसोसोम टिप्पणी की तरफ। लाइसोसोम संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई एक रचना होती है। इसके अंदर पाचक एंजाइम होते हैं और यह एंजाइम कौन बनाते हैं तो RER यानी खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला यानी कचरा बाहर निकालने वाला तंत्र है। ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम में चले जाते हैं, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। अब बहुत ही महत्व का वाक्य आ रहा है, आप लोगों को ध्यान से देखना है। कोशिकीय चयापचय में व्यवधान कुछ मुश्किल के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती हैं तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। यह बात हो गई लाइसोसोम की। आगे बढ़ते हैं। लाइसोसोम के बाद हमारा आगे का सवाल है माइटोकॉन्ड्रिया। टिप्पणी माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर लिखा हुआ 21 नंबर माइटोकॉन्ड्रिया, 22 नंबर प्लास्टिड और 23 नंबर हैं रसधानियाँ। आएगा धीरे धीरे, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से सवाल उड़ जाते हैं। ये रहा रसधानियाँ। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। क्यों बिजली घर है तो वो भी बताएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती हैं। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है और भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है और यह वलय ATP बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती है। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ATP के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का यह कार्य आ गया। ATP का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यह भी याद रखना है। ATP कोशिका की ऊर्जा यानी शक्ति है। शरीर के नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए ATP में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक हैं क्योंकि उसमें उसका अपना DNA तथा राइबोसोम होते हैं। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बना लेते हैं। आगे की टिप्पणी की ओर चलते हैं। प्लास्टिड। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में विद्यमान होते हैं। उसके दो प्रकार हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। आगे बढ़ते हैं। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक हैं जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जिसे स्ट्रोमा, जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं, जबकि बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना DNA और राइबोसोम होता है। रसधानियों की बात करते हैं।
रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। परंतु जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ बड़ी होती हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50 से 90% तक होता है। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती हैं। रसधानियों का महत्व का कार्य है स्फीति और कठोरता प्रदान करना। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं। ये अमीनो अम्ल, शर्करा और विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन होते हैं। एक कोशिक जीवों में जैसे कि अमीबा में खाद्य रसधानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ एक कोशिक जीवों में विशिष्ट रसधानियाँ अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। यहाँ तक हमारा पाठ ख़त्म होता है बच्चों। आगे का हम दूसरा पाठ अगले वीडियो में शुरू करेंगे। इसमें आप लोगों को 23 तक सवाल दिए गए हैं। 23 नंबर के सवाल तक यहाँ पर दिए गए हैं। आप लोग आसानी से ये सवाल जवाब लिख सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ सवाल दिए गए थे। सभी पेज पर सवाल मिलेंगे आप लोगों को। अच्छे से सवाल के जवाब नोट में लिखिए। धन्यवाद।